नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत कालीन संस्कृति का टॉपिक प्रारंभ करेंगे, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत स्थापत्य कला, साहित्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन ये सब आते हैं। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत एक एक करके आपको हम बताएंगे। तो सल्तनत कालीन संस्कृति ये है। अब इसी सल्तनत कालीन संस्कृति के अंतर्गत सबसे पहले हम सल्तनत काल के स्थापत्य कला के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। यानी सल्तनत काल में स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला का क्या विकास हुआ, ठीक, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए आपको बताते हैं, समझाते हैं सारी चीज़ें। देखिए, जिस समय तुर्कों का भारत आगमन हुआ उस समय भारत की कला एवं संस्कृति उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। और भारतीय स्थापत्य का केंद्र बिंदु मुख्यतः मंदिर होते थे। फिर तुर्कों की स्थापत्य को अगर आप देखें तो तुर्क भारत पर आक्रमण करने से पहले आप देखेंगे कि उन्होंने पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप की विजय कर चुके थे और यहाँ की कला शैलियों को मिला करके उन्होंने भी एक नई स्थापत्य शैली का विकास कर लिया था। अब अगर आप भारतीय स्थापत्य कला और इस्लामी स्थापत्य कला में कुछ अंतर देखें तो भारतीय स्थापत्य कला को अगर आप देखें तो भारतीय स्थापत्य कला मुख्यतः त्रिभीट शैली पर आधारित थी। त्रिभीट शैली, इसको हिंदी में सहतीरी शैली भी कहते हैं। तो भारतीय स्थापत्य कला कौन सी शैली है? त्रिभीट शैली है। और इस त्रिभीट शैली में अगर आप देखें तो मुख्यतः भवनों में स्तंभ, दीवाल, बांस बल्ली, इनका व्यापक प्रयोग होता था इस त्रिभीट शैली के अंतर्गत, ठीक है। तो भारतीय स्थापत्य में जो त्रिभीट शैली थी वो इस तरह की, इसको सहतीरी शैली भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि भारतीय स्थापत्य कला में अलंकरण के लिए, सजावट के लिए अगर देखा जाए तो मुख्यतः फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जीव जंतुओं की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कमल का फूल है, स्वास्तिक का चिन्ह है। हाँ, ये सब चीज़ें अलंकरण के लिए किया जाता है। अब जहाँ तक बात इस्लामी स्थापत्य की है तो इस्लामी स्थापत्य कला को आर्कुएट शैली के नाम से आर्कुएट शैली के नाम से जाना जाता है। आर्कुएट शैली का मतलब चापाकार शैली, ठीक है। तो ये क्या है? आर्कुएट शैली क्या है? ये इस्लामी स्थापत्य कला है, ठीक है। अब इस्लामी स्थापत्य कला में मुख्य रूप से अगर आप देखें तो इनमें मेहराब, गुंबद और मीनारों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनका व्यापक प्रयोग किया जाता है। इस्लामी स्थापत्य कला में इमारतों में मेहराबें बनाई जाती हैं, गुंबद बनाए जाते हैं और मीनारों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये आर्कुएट शैली की विशेषता। अब जहाँ तक बात अलंकरण के लिए है तो ये ध्यान रखिए कि इस्लाम धर्म में जीव जंतुओं की आकृति बनाने पर प्रतिबंध है और यही कारण है कि इस्लामी स्थापत्य कला में अलंकरण के लिए न तो किसी पशु
की आकृति बनाई गई, न मानव आकृति बनाई गई, न देवी देवताओं की आकृति बनाई गई। ये सब चूक उसके पीछे रीजन है। उस रीजन क्या है कि इस्लाम में जीव जंतुओं की आकृतियों पर निर्माण पर प्रतिबंध है। तो यही कारण है कि इसमें क्या है कि इसमें आपको देखिए कि फूल पत्तियों का निर्माण किया जाएगा इस्लामी स्थापत्य कला में। फिर ज्यामितीय आकृतियाँ ये बनाई जाएंगी, रेखा चित्र, और फिर कुरान की आयतें दीवारों पर खोदा जाता है और उनका अलंकरण किया जाता है। तो इस्लामी स्थापत्य कला में फूल पत्तियाँ, ज्यामिति और कुरान की आयतों को खोद करके अलंकरण किया जाता है। इस संयुक्त विधि को अरबस्क विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबस्क विधि। ठीक है। तो ये हमने आपको भारतीय स्थापत्य कला और इस्लामी स्थापत्य कला में क्या अंतर है इसके बारे में चर्चा की। अब चूंकि जो तुर्क थे, तो तुर्क मूलतः एक आक्रांता थे, सैनिक थे। ठीक है। और ये आक्रमणकारी के रूप में भारत आए और फिर यहाँ विजय करके यहाँ सत्ता स्थापित की। तो विचार तो इनके अपने आप थे, विचार इनके थे, लेकिन अपने साथ ना तो ये कारीगर लेके आए थे, मजदूर लेके आए थे, ना मटेरियल लेके आए थे। तो विचार इनके हो गए, तुर्कों के, और कारीगर मटेरियल भारतीय हो गया। तो यहाँ क्या होता है कि दोनों शैलियों का समन्वय, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता क्या है कि यहाँ भारतीय स्थापत्य कला और इस्लामी स्थापत्य कला का क्या हो जाएगा? समन्वय हो जाएगा। और दोनों के समन्वय से ये सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसे हम हिंद इस्लामी शैली के नाम से पुकार सकते हैं। हिंद इस्लामी शैली। ठीक है। ये हिंद इस्लामी शैली हो गई। तो सल्तनत कालीन संस्कृति स्थापत्य कला का जो विकास हुआ वो ये नहीं कह सकते कि शुद्ध इस्लामी शैली है, उसमें भारतीय शैली का भी समन्वय हुआ है। यानी ट्रबीट शैली और अर्कवेट शैली दोनों के समन्वय से ये सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो ये तो हमने आपको इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया है, चर्चा की है। अब सल्तनत काल में बनी कुछ मुख्य इमारतों के बारे में बताते हैं कि सल्तनत काल में कौन महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। तो सल्तनत कालीन इमारतें, अब देखिए सल्तनत कालीन इमारतों के बारे में मुख्यतः अगर देखा जाए तो 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हो गई और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाई और फिर दिल्ली में कुछ इमारतों का उसने निर्माण कराया। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने दिल्ली में भवनों का एक विशाल समूह बनवाया, मेहरौली। ये जो मेहरौली क्षेत्र दिल्ली में बसी, ये इस क्षेत्र को बसाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भाई बाहर से आए, तुर्क आए, इनको रहने की जगह चाहिए, तो इसी क्षेत्र में बस्ती बसाई गई, मेहरौली क्षेत्र में। तो मध्यकालीन दिल्ली का पहला नगर ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मेहरौली क्षेत्र में बसी। अब नगर बस गया, अब देखिए यहाँ मुख्यतः तुर्क लोग रहने लगे, तो उनके इबादत के लिए एक धार्मिक इमारत यानी मस्जिद की ज़रूरत थी। तो फिर आप देखेंगे कि यहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये बनी। ठीक है। और सामान्यतः इसे दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत माना जाता है कि दिल्ली की प्रथम इस्लामी इमारत कौन है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में
इस मस्जिद का निर्माण कराया। और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके उससे जो सामग्री प्राप्त हुई, उसी सामग्री से इस मस्जिद का निर्माण हुआ। मूलतः या सामान्यतः लाल पत्थर की बनी ये इमारत है और अंदर बाहर इसमें सब कुछ नक्काशी भी की गई है। तो ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में अजमेर में भी एक इमारत बनी। ये तो दिल्ली की हो गई, अजमेर। और अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ये क्या है? ये मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में ये मस्जिद बनवाई। अब इस मस्जिद के बारे में अगर देखा जाए तो अजमेर में जो एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, तो विग्रहराज बीसल देव ने अजमेर में जो संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया था, उसी संस्कृत विद्यालय को ऐबक ने तोड़वा दिया था और उसी को तोड़वा करके वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। ये कुव्वत इस्लाम उल इस्लाम मस्जिद की शैली पर निर्मित है, लेकिन उससे अच्छी इमारत है ये। और ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, तो इसका नाम रख दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। कुछ अन्य किंवदंतियाँ भी इस नाम के पीछे प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में ही कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। कुतुब मीनार, तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने प्रारंभ कराया और पहली मंजिल ही ऐबक ने बनवाया था। फिर उसकी मृत्यु हो गई तो ऐबक ने शुरू कराया, लेकिन पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। पहली मंजिल ऐबक ने बनवाया, बाकी शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। अब कुतुब मीनार का जब निर्माण पूरा हो गया तो नामकरण की बात आई, तो दिल्ली के ही एक सूफी संत थे, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखिए। इन्हीं के नाम पर इस मीनार का नाम रखा गया कुतुब मीनार। हाँ, तो प्रश्न आएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण इनमें से किसके नाम पर किया गया है? तो उत्तर देंगे एक सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया। चलिए, एक तो ये मूलतः अगर देखें मौलिक रूप में तो ये लाल पत्थर की इमारत है, लाल पत्थर से ही बनवाई गई और मूल रूप में 4 मंजिला इमारत ये बनवाई गई, लगभग 225 फीट ऊंचाई, ठीक है। लेकिन कालांतर में अगर देखें, जब फिरोज तुगलक का शासनकाल था, तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में जो प्राकृतिक बिजली तड़ित जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक बिजली ऊपर गिरी इसके, और जो सबसे ऊपर की मंजिल, टॉप मंजिल थी, चौथी मंजिल थी, वो ध्वस्त हो गई। अब बची 3 मंजिल, ऊपर वाली तो ध्वस्त हो गई। किससे? बिजली गिरने से। तो क्या हुआ कि फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल नष्ट हो गई, तो इसने चौथी तो बनवा दी, लेकिन चौथी के साथ इसने 5वीं भी बनवा दी। अब फिरोज तुगलक के समय में कुतुब मीनार 5 मंजिल की हो गई, ऊंचाई लगभग 240 फीट हो गई, ठीक है। तो चौथी मंजिल ध्वस्त हुई थी, तो इसने चौथी 5वीं, और ये जो चौथी 5वीं मंजिल बनाई गई, ये संगमरमर से बनाई गई। किससे बनाई गई? संगमरमर। यानी अब वर्तमान में पहली 3 मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है और ऊपर की 2 मंजिल संगमरमर से, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार, जिसे तुर्की विजय का प्रतीक भी माना जाता है, ये भी माना जाता है कि इस पर चढ़ कर के अजान दिया जाता है, तो इस उद्देश्य से ये कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। तो ये एक साझे की इमारत कह सकते हैं कुतुब मीनार को। अब इल्तुतमिश के समय की कुछ अन्य इमारतों में अगर देखें, तो इल्तुतमिश के समय में
बदायूं में शमसी मस्जिद का निर्माण हुआ। ये तो चूंकि इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बदायूं का इख्तियार रह चुका था, इसलिए बदायूं से इसे लगाव था, और जब सुल्तान बना तो यहाँ पर इसने शमसी मस्जिद बनवाई, लाल पत्थर से निर्मित इमारत है। फिर दिल्ली में इसने इल्तुतमिश ने क्या किया कि दिल्ली में हौज ए शमसी का निर्माण कराया, हौज ए शमसी। और हौज ए शमसी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मेहरौली क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति हो सके। हौज ए शमसी क्या है? ये एक विशाल तालाब है, पक्का तालाब, और ये मेहरौली क्षेत्र को वाटर सप्लाई यहाँ से होती थी, जलापूर्ति होती थी। तो ये भी स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। दिल्ली में इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण कराया, जो इल्तुतमिश का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। और भारत में मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है कि इल्तुतमिश के समय से ही भारत में मकबरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के समय की इमारतों के बारे में हमने चर्चा की। अब इल्तुतमिश के बाद बलबन मुख्यतः शासक हुआ। बलबन को भी स्थापत्य कला से प्रेम था, और आप देखेंगे कि इसने पश्चिमोत्तर सीमा पर अनेक किले बनवाए, आंतरिक भागों में किलों का इसने निर्माण कराया। तो इसने अनेक किलों का निर्माण कराता है। फिर इसने आप देखेंगे कि दिल्ली में अपने रहने के लिए लाल महल का निर्माण कराया। ये बलबन का महल था, लाल महल। तो लाल पत्थरों से निर्मित दिल्ली में इसने एक महल बनवाया जो लाल महल के नाम से जाना जाता है। यद्यपि अब ध्वस्त हो गया, इसके अवशेष नहीं मिलते। इसी तरह दिल्ली में बलबन ने अपने ही लिए एक मकबरे का निर्माण कराया, बलबन का मकबरा। ये भी लाल पत्थर से निर्मित है। 3 कक्ष बनाए गए हैं। बीच के कक्ष में बलबन की कब्र है, शेष कक्ष में इसके परिवार वालों को दफनाया गया है। और ये सल्तनत काल का पहला मकबरा है जिसमें वैज्ञानिक ढंग से गुंबद का निर्माण किया गया है। तो ये बलबन ने भी कुछ इमारतें बनवाई। अब खिलजियों का काल आता है। ठीक है, तो खिलजी कालीन इमारतें अगर आप देखें तो एक परिवर्तन पाएंगे, और परिवर्तन यह है कि इस काल में इमारतों की संख्या बढ़ी, बड़ी संख्या में इमारतें मजबूत और सुंदर बनाई गई। तो 3 विशेषता हो गई, एक तो बड़ी संख्या में, दूसरी मजबूत इमारतें, और तीसरी सुंदर इमारतें। ये खिलजी कालीन इमारतों की विशेषता। अब खिलजी काल को अगर आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों से आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत हो गई थी, समृद्ध अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब जहाँ समृद्धि आएगी, ये पॉइंट याद रखिए कि जब सुल्तान का खजाना समृद्ध होगा, भरा होगा, तो पैसा भी भवन निर्माण में, इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। तो खिलजी काल में परिवर्तन के क्या कारण थे? तो बड़ा कारण बिल्कुल याद रखिए कि कुछ नहीं भैया, मकान बनवाना है तो पैसा होना चाहिए। और चूंकि खिलजी कालीन अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, खजाना भर गया, तो सीधी सी बात है सुल्तानों ने इमारतों के निर्माण में ज़्यादा पैसा खर्च किया। यही कारण है कि बड़ी संख्या में बनी, मजबूत बनी, सुंदर बनाई गई। ठीक है, तो ये कारण आपको हमने बिल्कुल सरल तरीके से, जो कभी भूलने वाला नहीं है, कि आर्थिक समृद्धता आई, इसके कारण परिवर्तन आता है। अब चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा के लिए सीरी नामक नगर बसाया, और फिर यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण कराया। तो दिल्ली के अंदर ये जो सीरी नामक नगर बसा, ये मध्यकालीन दिल्ली का दूसरा नगर है। पहला नगर तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में मेहरौली बसाया गया, दूसरा नगर सीरी बसाया गया। और फिर यहाँ पर एक मजबूत किला, तो सीरी किला का निर्माण क्यों किया गया, प्रश्न आ चुका है। उद्देश्य क्या था? मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा। तो 1303 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया।
तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण इमारत बनवाई, अलाई दरवाजा। ये खिलजी कालीन इमारतों का जीवंत रूप है, जीता जागता प्रमाण है अलाई दरवाजा। और ये सल्तनत काल की सबसे सुंदर इमारत है अलाई दरवाजा। ठीक है, अब अलाई दरवाजा वास्तव में 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया। इसकी योजना थी कि दिल्ली में एक और विशाल भवनों का समूह बनवाया जाएगा। पहले उसने नगर में प्रवेश के लिए एक दरवाज़ा बनवाया। दुर्भाग्य से केवल दरवाज़ा ही बन पाया था, भवनों का समूह नहीं बन पाया। ठीक, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये लाल पत्थर की बनी इमारत है, लेकिन इसमें संगमरमर से नक्काशी की गई है। संगमरमर की नक्काशी आपको मिलेगी, संगमरमर से नक्काशी। ठीक है, तो संगमरमर से क्या की गई है? नक्काशी, सजावट की गई। तो अलंकरण बहुत सुंदर इसमें किया गया। बहुत सुंदर जो है कमल के कलियों की झालर इसमें बनाई गई है। घोड़े की नाल के आकार में इसमें मेहराबें बनाई गई हैं। तो ये सब तकनीक जो है इसमें देखने को मिलती है और इससे इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। इसे सल्तनत कालीन कला का रत्न कहा जाता है। कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का रत्न कौन सा है? तो यही है भैया रत्न। इसे याद रखिए, अलाई दरवाज़ा। अब किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और एक और विशेषता है कि ये दिल्ली सल्तनत की पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यानी इससे पहले, अलाई दरवाज़ा से पहले अगर कोई इमारत बनी है तो उसमें कोई संगमरमर का नाम मात्र का भी प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, पहली इमारत अलाई दरवाज़ा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ। अब बहुत से छात्रों के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता होगा कि सर अभी आपने बताया था कुतुब मीनार के बारे में कि कुतुब मीनार की 2 मंजिल संगमरमर से बनी है। तो मैंने ये भी बताया कि वो फिरोज तुगलक के काल में ध्वस्त हुई है और फिरोज तुगलक के काल में फिर उसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और फिरोज तुगलक के पहले की बात हम बता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसलिए संगमरमर का पहला प्रयोग वो अलाई दरवाज़ा में है। तो इसलिए अगर कोई इस तरह का भ्रम पैदा होता है तो मैंने उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलाई दरवाज़ा सल्तनत कालीन स्थापत्य का कला रत्न है, ये याद रखिए, जिसकी विशेषता हमने बताई। खिलजी काल की अन्य इमारतों में अगर आप देखें तो 1000 सुतून इस नाम की इमारत है। अब 1000 सुतून, सुतून का अर्थ होता है स्तंभ। यानी ये अगर देखा जाए 1000 सुतून, तो ये 1000 स्तंभों पर आधारित महल था। इसमें 1000 स्तंभ थे जो है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल का निर्माण अपने लिए कराया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का महल था 1000 सुतून। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि हौजे खास, हौज ए खास, हौजे खास इसने बनवाया। तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और श्रीनगर की जलापूर्ति के लिए इस विशाल तालाब का निर्माण कराया। सल्तनत काल का ये सबसे बड़ा तालाब था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 700 एकड़ क्षेत्र में इस तालाब का निर्माण कराया गया था। तो यह हौजे खास, आज भी दिल्ली में एक मोहल्ला है हौजे खास, बहुत बड़ा इलाका है दिल्ली का। फिर आप देखेंगे कि खिलजी काल में कुछ मस्जिदों का भी निर्माण कराया गया। ठीक है, इस काल में अनेक मस्जिदें भी बनाई गई और शुद्ध रूप से इस्लामी शैली में मस्जिद का निर्माण भी इसी काल में कराया गया। ठीक है, तो ये खिलजी काल इमारतों की सुदृढ़ता के लिए, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस काल की जो मस्जिद में है वो है जमायते खाना मस्जिद। ठीक है, जमायते खाना मस्जिद। अब देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही जमायत खाना मस्जिद का निर्माण हुआ, लेकिन इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा एक था खिज्र खां, शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी का है, लेकिन खिज्र खां की देख रेख में ये जमायत खाना मस्जिद का निर्माण हुआ और ये दिल्ली सल्तनत की पहली इस्लामी शैली से बनी मस्जिद है, शुद्ध इस्लामी शैली। तो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित मस्जिद कौन है? जमायत खाना। ठीक है, तो ये आपको हमने खिलजी कालीन इमारतों के बारे में बताया। अब तुगलक कालीन इमारतों के बारे में बताते हैं। तुगलक काल में अगर देखा जाए तो एक बार फिर स्थापत्य कला में परिवर्तन आया। इस काल तक आते आते स्थापत्य कला अपने परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लिया। एक तो ये है कि यहाँ स्थापत्य कला परिपक्व अवस्था में प्राप्त होती है, लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि इस काल में जो इमारतें बनी वो बहुत ही सादी एवं साधारण इमारतों का निर्माण हुआ। तो ये परिवर्तन, सादी एवं साधारण इमारतों का निर्माण होता है। यानी इस काल की इमारतें खिलजी काल की तरह न तो बहुत मजबूत हैं और ना ही बहुत सुंदर हैं। ठीक, अब इसके पीछे रीजन ये देखा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद तुगलक शासक बना तो उसने अपनी आर्थिक योजनाओं में बहुत धन खर्च कर दिया था, जिसके कारण सल्तनत का खजाना खाली हो गया। और जब खजाना खाली हो गया, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, तो आप देखेंगे कि फिर इमारतों पर बहुत धन खर्च नहीं किया जा सका और इमारतें सादी एवं साधारण बनी। बहुत छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ करके इमारतें बनाई गई, अच्छे पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया और इसलिए ऊपर से इनमें प्लास्टर कर दिया जाता था। तो ये कारण हमने बता दिया। अब तुगलक काल की इमारतों में अगर देखें तो गयासुद्दीन तुगलक जो इस वंश का पहला शासक था, इसने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, जो मध्यकालीन दिल्ली का तीसरा नगर था, और फिर यहाँ एक किला का निर्माण कराया, तुगलकाबाद का किला। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया और यहाँ एक किला बनवाया। ठीक है, और फिर आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ अपने लिए एक मकबरे का निर्माण कराया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो ये मकबरा भी बना, बहुत सुंदर मकबरा बनवाया इसने। एक कृत्रिम झील के बीच में पंचमुखी इमारत है, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ठीक है, फिर गयासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट नामक महल का निर्माण कराया। ये अपने लिए महल बनवाया 56 कोट, और कहा जाता है कि ये सुनहरी ईंटों से निर्मित था, इसकी दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई थीं। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के समय की 3 प्रमुख इमारतों के बारे में हमने बताया, किला, मकबरा और महल। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब मोहम्मद तुगलक शासक बना तो इसके समय में अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हुई। यह अपनी प्रशासनिक आर्थिक योजनाओं में बहुत धन खर्च कर दिया, इसलिए अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, तो बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं बन पाई। और फिर आप देखेंगे कि इसने दिल्ली में जहाँ पनाह नगर बसाया, जो मध्यकालीन दिल्ली का चौथा नगर था। ठीक है, और यहाँ अनेक इमारतें बनवाई, यद्यपि यहाँ की इमारतों में लगभग सारी ध्वस्त हो गई। मोहम्मद तुगलक के समय की इमारतों में एक विजय मंडल नामक इमारत के अवशेष मिलते हैं। ये 2 मंजिला इमारत थी और सुल्तान इसकी दूसरी मंजिल पर चढ़ करके सेना का निरीक्षण करता था। एक सतपुला बंध के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये एक बांध था जिसमें 7 पुल बनाए गए थे, 7 पुलों का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ इमारतें मोहम्मद तुगलक के समय की। इसके बाद फिर आप देखेंगे फिरोज तुगलक शासक बना। तो फिरोज तुगलक के बारे में अगर आप देखें
तो इसे स्थापत्य से सर्वाधिक प्रेम था। तो स्थापत्य कला से अत्यधिक प्रेम रखता था फिरोज तुगलक, और स्थापत्य के विकास के लिए इसने दीवाने इमारत नामक एक विभाग भी बनाया, सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD। और ये विभाग जो है पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार कराता था, नई इमारतें बनवाता था, नगर बसाते थे, ये सब काम इस विभाग का था। और फिर इसके समय में अनेक नगर बसाए गए। आप देखेंगे कि इसने जौनपुर उत्तर प्रदेश में मोहम्मद तुगलक के नाम पर है, जौना खां के नाम पर जौनपुर नगर बसाया। हरियाणा में हिसार फिरोजा नामक नगर बसाया, हरियाणा में फतेहाबाद बसाया, और फिर इसने दिल्ली में फिरोजाबाद बसाया। दिल्ली में है ये फिरोजाबाद जो इसने बसाया था। ये मध्यकालीन दिल्ली का 5वां नगर था, ठीक है। तो दिल्ली के अंतर्गत इसने फिरोजाबाद नगर बसाए, और फिर इसने दिल्ली में अनेक इमारतों का निर्माण भी कराया। अब आप देखेंगे कि दिल्ली में इसने अपने रहने के लिए कोटला फिरोज शाह नामक महल बनवाया। तो कोटला फिरोज तुगलक का महल था, और इसी महल में ये रहता था। यद्यपि ये महल ध्वस्त हो गया है, इसी महल के अवशेष पर फिर आगे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बना, जो आज आप देखेंगे कि जेटली के नाम पर, ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, ठीक। तो ये कोटला फिरोज शाह। फिर इसने फिरोजी मदरसे का निर्माण कराया। ये 2 मंजिला इमारत है, और यहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो फिरोजी मदरसे का भी निर्माण कराया। अपने लिए मकबरा बनवाया, फिरोज शाह का मकबरा। तो ये भी एक उत्कृष्ट इमारत का निर्माण कराया, अपने मकबरे का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था खाने जहाँ तेलंगानी, तो उसका भी इसने मकबरा बनवाया, तेलंगानी का मकबरा। और खाने जहाँ तेलंगानी के पुत्र जौना शाह की देखरेख में इस मकबरे का निर्माण हुआ था। और ये सल्तनत काल का एक उत्कृष्ट इमारत है तेलंगानी का मकबरा। ये भारत की पहली अष्टभुजाकार इमारत है, सुंदर इमारत है। इसके अतिरिक्त अनेक मस्जिदों का निर्माण, अनेक महलों का निर्माण भी फिरोज तुगलक ने कराया था। अनेक इमारतों का जीर्णोद्धार कराया। आपको बताया पीछे की कुतुब मीनार की 4वीं 5वीं मंजिल भी इसी ने बनवाई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तुगलक कालीन ये इमारतें थीं। अब हम आपको सैयद एवं लोदी कालीन इमारतों के बारे में बताएंगे। सैयद एवं लोदी कालीन इमारतें। सैयद एवं लोदी कालीन इमारतें। देखिए, सैयद एवं लोदी काल अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल नहीं था, और यही कारण है कि इस काल में बहुत ज़्यादा इमारतें नहीं बन पाई। और सैयद एवं लोदी काल में मुख्यतः अगर देखा जाए तो मकबरों का अधिक निर्माण हुआ। मकबरों का काल कहा जाता है कि सैयद लोदी काल क्या है, ये मकबरों का काल है, ठीक है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह हुआ। इसने दिल्ली के अंदर मुबारकाबाद नामक नगर बसाया, जो मध्यकालीन दिल्ली का 6ठा नगर था, ठीक है। मध्यकाल में दिल्ली के अंदर 7 नगर बसाए गए थे, जिनमें 6 नगर सल्तनत काल में और 7वां नगर मुगल काल में, जब शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया था। तो 7 नगर मध्यकाल में दिल्ली के अंदर बसाए गए थे। अब इस काल में मुबारक शाह का मकबरा बना, मोहम्मद शाह का मकबरा बना, ये कुछ महत्वपूर्ण इमारतें। इस काल में जो मकबरे बने, चौकोर जो मकबरे बनाए जाते थे, ये अमीरों के मकबरे होते थे, जिन्हें
गुंबद के नाम से जाना जाता था। जो अष्टभुजाकार मकबरे थे ये सुल्तानों के मकबरे थे। सुल्तानों के जो भी मकबरे होंगे वो अष्टभुजाकार, ये विशेषता थी। और इसमें जो अष्टभुजाकार मकबरे होते थे वो अधिक विशाल और सुंदर होते थे। अब इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण मकबरा है वो है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है। और इस मकबरे की विशेषता ये है कि ये मकबरा जो है भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। दोहरा गुंबद, डबल डोम, तो डबल डोम वाला मकबरा। तो सिकंदर लोदी का मकबरा हिंदुस्तान का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है ये समरकंद, मध्य एशिया में समरकंद स्थित तैमूर के मकबरे से प्रभावित है। तो तैमूर के मकबरे से ये प्रभावित है सिकंदर लोदी का मकबरा। ठीक है। अब सल्तनत काल की अंतिम इमारत अगर देखें तो वो मोठ की मस्जिद है। मोठ की मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। सिकंदर लोदी का वजीर मियाँ भुआ ने इसका क्या किया था, निर्माण कराया था। और ये सुंदर इमारत है। ठीक है। और सल्तनत कालीन स्थापत्य का जो सुंदरता का समावेश है इसमें दिखाई पड़ता है। तो ये हमने आपको जो है सल्तनत काल की इमारतों के संदर्भ में बताया कि सल्तनत काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। अब सल्तनत कालीन संस्कृति के अंतर्गत ही अगर आप देखें तो सल्तनत कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम आपको साहित्य के बारे में बताएंगे। सल्तनत कालीन साहित्य। ठीक है, हेडिंग डालिए, सल्तनत कालीन साहित्य। चलिए बताते हैं। देखिए, सल्तनत के जो सुल्तान हुए न केवल वो एक सैनिक विजेता और कुशल प्रशासक थे बल्कि वो शिक्षा, साहित्य और कला में रुचि रखने वाले थे। और यही कारण है कि कला के साथ साथ सल्तनत काल में साहित्य का भी विकास हुआ। अब सल्तनत काल में अगर देखा जाए तो फारसी भाषा ये सल्तनत काल की प्रशासनिक भाषा बनी। और फिर फारसी भाषा में इस काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और आगे आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में समय समय पर अनेक विद्वान हुए और इन विद्वानों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब देखते हैं सल्तनत कालीन विद्वान और उनकी रचनाओं के बारे में। अब देखिए, सल्तनत काल का पहला महत्वपूर्ण विद्वान हसन निजामी। हसन निजामी सल्तनत काल का पहला महत्वपूर्ण विद्वान हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में संरक्षण प्राप्त किया। और इसने ताज उल मासीर नामक ग्रंथ की रचना की। ताजुल मासीर। ठीक है। और इस ग्रंथ में अरबी और फारसी दोनों भाषा का प्रयोग किया गया। फारसी भाषा का ग्रंथ है, बीच बीच में अरबी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और आप सोचिए कि यहीं से सल्तनत कालीन एक तरह से इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई। तो सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा को किसने प्रारंभ किया? हसन निजामी ने प्रारंभ किया। तो एक तो ये चीज़। ठीक है। और इस ग्रंथ में आप देखेंगे कि सल्तनत काल के प्रारंभिक इतिहास का
उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ये प्रारंभिक विद्वानों में एक ये थे। फिर आप देखेंगे फखरे मुदब्बिर हुए। इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त हुआ। इन्होंने आदाब उल हर्ब वस शुजाअत इस नाम का ग्रंथ लिखा। आदाब उल हर्ब वस शुजाअत ये फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और सल्तनत कालीन प्रारंभिक युद्धों का विवरण इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये फखरे मुदब्बिर नामक विद्वान हुए। फिर आप देखेंगे कि मिनहाज उस सिराज हुए। मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के दरबार में थे, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के भी दरबार में थे, सरकारी पद पर थे, विद्वान व्यक्ति थे, विधि शास्त्र के ज्ञाता थे ये। तो मिनहाज उस सिराज ने जो है फारसी भाषा में तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ की रचना की। तबकाते नासिरी ये फारसी भाषा में ग्रंथ है और इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह को समर्पित है ये ग्रंथ, इसीलिए इसका नाम तबकाते नासिरी रखा गया। और चूँकि मिनहाज उस सिराज जो है एक सरकारी लेखक था, सरकारी पद पे था, दरबार में था, तो आप देखेंगे कि इसने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से विवरण लिखा। तो क्रमबद्ध तरीके से विवरण इसने लिखा है और महमूद गजनवी के आक्रमण से लेकर के, गजनवियों के शासन से लेकर के 1259 ईस्वी तक का इतिहास इस ग्रंथ में इसने संकलित किया। ठीक है, फिर आगे के विद्वानों में अमीर खुसरो हुए। ये सल्तनत काल के एक महान विद्वान होते हैं अमीर खुसरो। ये पटियाली में, इधर एटा अलीगढ़ साइड में, एटा कासगंज के बीच में पटियाली नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इन्हें तूतिये हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है हिंद का तोता। हाँ, तूतिये हिंद के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। और बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक इसने 7 सुल्तानों के दरबार में रहे, 7 सुल्तानों की सेवा की, साहित्यिक सेवा। तो ये रहा अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है, कि हिंदी खड़ी बोली के ये जनक है। और इन्होंने हिंदी काव्य शैली की एक नई शैली सबक ए हिंदी की शुरुआत की। यानी ये काव्य लेखन की एक शैली है सबक ए हिंदी। इसके प्रवर्तक यही है अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनको अगर आप देखें तो अमीर खुसरो की रचनाओं में आप देखेंगे कि मिफ्ताह उल फुतूह ये है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन मिलेगा आपको। फिर खजाइनुल फुतूह है महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय का वर्णन खजाइनुल फुतूह में मिलेगा आपका। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि तुगलकनामा है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक के शासन का वर्णन है। गयासुद्दीन तुगलक के शासन का वर्णन है। आस्की है, और आस्की में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां और
कर्ण बघेला जो गुजरात का शासक था उसकी पुत्री देवल रानी, तो कर्ण बघेला की पुत्री देवल रानी। तो खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कथा का वर्णन है आशिकी में, इसीलिए इसे देवल रानी खिज्र खानी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर कुछ अन्य कई प्रकार के ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की। फिर आगे अगर आप देखें तो मोहम्मद तुगलक के समय में एक अफ्रीकी विद्वान इब्न बतूता आया। ठीक है, इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था और ये 1333-34 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। मोहम्मद तुगलक का काल था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मोहम्मद तुगलक ने मृत्युदंड का आदेश जारी किया, लेकिन अपना आदेश वापस ले लिया। 1542 में ये दिल्ली को छोड़ दिया और फिर घूमते टहलते स्वदेश चला गया। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में किताबुल रहला नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ का एक भाग दिल्ली सल्तनत को समर्पित है और इसमें दिल्ली सल्तनत के विवरण आपको मिलेंगे मोहम्मद तुगलक के समय तक का। इसी तरह आप देखेंगे कि इसामी नामक विद्वान हुआ, मोहम्मद तुगलक का समकालीन रहा। ठीक है, और इसने फारसी भाषा में फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ लिखा। तो ये इसामी जो है ये बहमनी राज्य में बहमनी शासक बहमन शाह के दरबार में रहता था और फारसी भाषा में इसने फुतूह उस सलातीन नामक ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में इसने मोहम्मद तुगलक की आलोचना बहुत की है, भर्त्सना की है। मोहम्मद तुगलक को इस्लामी विश्व का सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ बताया है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो इसामी हुआ इसी काल में। फिर आप देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी इस काल का महान इतिहासकार हुआ। तो सल्तनत काल का सबसे महान इतिहासकार किसे माना जाता है? जियाउद्दीन बर्नी को। ये मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहा, फिर फिरोज तुगलक के शासनकाल में रहा और इसने पहली पुस्तक इसकी तारीख़ फिरोज शाही है, तारीख़ फिरोज शाही। और बर्नी ने इस ग्रंथ की शुरुआत वहाँ की है जहाँ मिनहाज सुराज ने तबकाते नासरी बंद की थी, यानी 1259 से लेकर के फिरोज तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का विवरण इस ग्रंथ में है और ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बर्नी का दूसरा ग्रंथ अगर देखा जाए तो एक छोटा ग्रंथ है, वो एक तरह से पूरक ग्रंथ है। जो चीज़ इसमें रह गई थी उसको जो है उसने एक छोटे से ग्रंथ में रच दिया था, उसकी चर्चा हम कर देंगे आगे। ठीक है, अब इसी समय के एक अन्य विद्वान शमसे सिराज अफीफ ये था। शमसे सिराज अफीफ भी फिरोज तुगलक के काल में था और इसने भी तारीख़ फिरोज शाही नाम से एक ग्रंथ लिखा। यानी सल्तनत काल में 2 तारीख़ फिरोज शाही लिखी गई, एक बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही, दूसरी अफीफ की तारीख़ फिरोज शाही। और इसमें फिरोज तुगलक के शासनकाल का संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तारीख़ फिरोज शाही अफीफ की थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इस काल के अन्य विद्वानों में
याहिया बिन अहमद सरहिंदी हुआ। ये इस काल का एक अन्य विद्वान हुआ। अब याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में रहता था, उसका संरक्षण प्राप्त था। और फिर इसने जो ग्रंथ लिखा तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है। अब तारीख़ मुबारक शाही को अगर आप देखें तो ये ग्रंथ जो है सैयद शासक मुबारक शाह को समर्पित है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात, और फिर आप देखेंगे कि ये सैयद वंश का इतिहास लिखने वाला एकमात्र समकालीन ग्रंथ है। यानी सैयद वंश के इतिहास जानने का एकमात्र समकालीन स्रोत इनमें से कौन है, तो वो है तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है। तो एक तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान इस काल में हुए। कुछ संकलित ग्रंथ भी इस काल में रचे गए, और उनमें अगर आप देखें तो एक है फवायदुल फवाद। तो फवायदुल फवाद जो है ये फारसी भाषा का ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में अगर देखा जाए तो एक महान सूफी संत हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये दिल्ली के एक महान संत हुए, और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जो भी उपदेश दिया है उन्हीं उपदेशों को अमीर हसन अली सिज्जी ने, अमीर हसन अली सिज्जी, इन्होंने क्या किया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के सारे उपदेशों को इस ग्रंथ में संकलित किया। तो फवायदुल फवाद में किस सूफी संत के उपदेश संकलित है, प्रश्न ये आएगा, तो उत्तर होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया के उपदेश इस ग्रंथ में संकलित हैं। और संकलन करने वाले विद्वान कौन हैं, अमीर हसन अली सिज्जी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह खैरुल मजलिस ये एक ग्रंथ है, ये भी सूफी ग्रंथ है, खैरुल मजलिस। अब खैरुल मजलिस के बारे में अगर देखें तो दिल्ली के एक सूफी संत हुए शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, चिरागे दिल्ली, चिरागे देहलवी कह सकते हैं, चिरागे दिल्ली कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ठीक है। इनके जो उपदेश थे, शेख नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली के जो उपदेश थे, वो सारे उपदेश जो है खैरुल मजलिस नामक ग्रंथ में संकलित है। और इस ग्रंथ को संकलित करने का श्रेय हामिद कलंदर को है। तो हामिद कलंदर नामक विद्वान ने फारसी भाषा में इनके सारे उपदेशों को खैर उल मजलिस नामक ग्रंथ में संकलित किया है, ठीक है। तो ये कुछ सूफी साहित्य के बारे में भी हमने चर्चा किया, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में चर्चा की। तो सल्तनत काल में जो भी ये साहित्य रचे गए, क्योंकि यही साहित्य हमें सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत भी हैं, इन्हीं से हमें सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सल्तनत काल के सारे ग्रंथ हुए। तो इनको हमने विद्वान की विशेषता, उनके ग्रंथों के बारे में, तो इन्हें ज़रूर ध्यान में रखिए। एक प्रश्न मिल जाता है साहित्य से, तो उनको आपको याद रखना है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस काल में रचे गए, कौन विद्वान किसके दरबार में रहते थे, ये सब चीज़ें हमने बताई, और ये सब आपको ध्यान में रखना है, उनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सल्तनत कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम आज आपको जो है पहले स्थापत्य कला के बारे में बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और लोदियों के काल तक कौन कौन सी इमारतें बनी, उनकी क्या विशेषता रहीं, कौन सी इमारत का निर्माण किसने कराया,
और दूसरे चरण में फिर हमने सल्तनत कालीन साहित्य की जानकारी दी। ठीक है, अभी इसी संस्कृति के अंतर्गत फिर आगे हम आपको कल के लेक्चर में सूफीवाद का आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।